अगला लेक्चर है ये। इसमें क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान की जो मूल ढांचा की संकल्पना हमने पढ़ ली थी। अब केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच क्या संबंध है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो केंद्र और राज्य क्या क्या संबंध होंगे उसके विषय में जो बताया गया है वो अनुसूची कौन सी है, 7वीं अनुसूची या शेड्यूल 7 में बताया गया है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रिलेशन होगी। ठीक, इसके लिए जो भाग यूज किया गया है, जो पार्ट यूज किया गया है वो 11 है, और जो आर्टिकल यूज किए गए हैं वो 245 से 293 यानी 245 से 293 तक आर्टिकल यूज किए गए हैं। किसके लिए, 7वीं अनुसूची में। किस लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के रिलेशन के लिए। इनके बीच क्या रिलेशन है, कुछ विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध है। तो अब बात आती है जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। कितनी, 3 लिस्ट। उसमें जो आर्टिकल हमारे पास कौन सा है, 246 का 1 यानी 246 का पार्ट 1। इसमें संघ सूची बोले तो यूनियन लिस्ट दिया गया है, और यूनियन लिस्ट में बताया गया है कि हमारे पास यूनियन सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 विषय दिए जा रहे हैं जिस पर संसद कानून बना सकती है। संसद में क्या आता है, संसद में आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी लोअर हाउस, राज्यसभा यानी अपर हाउस। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 100 विषय दिए जा रहे हैं आर्टिकल 246(1) के तहत, जिसपे संसद कानून बनाएगी। दूसरा अनुच्छेद 246 में पार्ट 2 यानी 246 का पार्ट 2, इसमें क्या है, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने विषय दिए गए हैं, 61। ठीक है, इसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 246 पार्ट 3, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको समवर्ती सूची में रखा गया है यानी कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस विषय पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लेकिन इसमें जो विषय हैं 52 है, लेकिन दोनों की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कानून बना दिए हैं और ऐसी कुछ बात फंसती है जिसपे दोनों का कानून टकराता है, तो उस विषय में संसद का कानून मान्य होगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जो भविष्य में, फ्यूचर में आएंगे या आ चुके हैं, उनके लिए जो पावर दी गई है उसको संसद को दी गई है, यानी अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय के लिए जो पावर दी गई है किसको दी गई है, संसद को दी गई है। इसमें कितने विषय हैं, ये समय के साथ बढ़ते रहेंगे, इसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि अवशिष्ट विषय के लिए जो आर्टिकल यूज किया गया है वो 248 है। अनुसूची 7 ही रहेगी, भाग 7 रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो विषय हमारे स्टेट के हैं लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि उस विषय पर कानून बना सकती है, तो उनके विषय पढ़ते हैं। ठीक, जैसे पहला आर्टिकल हमारे पास है कौन सा, 249। इसमें क्या है कि अगर राज्यसभा जो है अपने विशेष बहुमत से कोई मत पास कर देती है और वो सब्जेक्ट हमारा स्टेट लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 61, और उस विषय में कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने की शक्ति मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई विषय जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस विषय पर कानून बनाएं, तो वो तभी संभव हो सकता है जब वहाँ जो हमारे पास अपर हाउस है, अपर हाउस मतलब राज्यसभा के जितने मेंबर हैं वो विशेष बहुमत से उस विषय को पारित करते हैं और बोलते हैं कि आप ये स्टेट के लिए जो कानून है इस पे आप कानून बनाएं। तो ऐसा कानून जो बनेगा वो केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, बाकी वर्षों के लिए नहीं। तो ये कितने वर्ष के लिए मान्य होगा, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, कब बन सकता है, जब हमारे पास जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, वो विशेष बहुमत से कोई बात प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राज्य सूची के विषय में कानून बन जाएगा। इसके अलावा एक आर्टिकल है हमारे पास 250 आर्टिकल क्या कहता है, 250 में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत रखता है, 352 के तहत। अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो संसद है वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए। तीसरा केस और है, तीसरा केस क्या है, आर्टिकल 252 है। आर्टिकल 252 ये कहता है कि कोई 2 या 2 से अधिक, यानी 2 हो या फिर 2 से अधिक राज्य किसी मामले में सहमति नहीं बन पा रही है और वो क्या करते हैं, वो करते हैं संसद के पास अनुरोध और कहते हैं कि इस विषय में, ये मेरा राज्य का विषय है लेकिन इस विषय में आप कानून बना दीजिए। तो ऐसे में संसद कानून बना देगी और जो ये कानून बनेगा ये भी 1 वर्ष के लिए मान्य होगा।
इसका मतलब ये हुआ, अगर संसद ने कानून बना दिया है तो 1 वर्ष तक दोनों स्टेट को चुप्पे उसको मानना होगा, 3, 4, 5, 6 नहीं करना होगा, नहीं तो मारी जाएंगी, यानी उन पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो अगर अनुरोध करते हैं तो आपको अनुरोध को स्वीकार करना होगा। अगर 2 स्टेट शुरुआत में अनुरोध करती हैं कि ये वाला कानून मेरे स्टेट विषय का है, इस पर आप कानून बना दीजिए, तो वो दोनों स्टेट को मानना होगा। लेकिन अगर बाद में तीसरी स्टेट कहती है नहीं भाई हमको भी शामिल कर लो, तो उसके लिए भी होगा कि आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन किससे अनुरोध करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है संसद से अनुरोध करना होगा। इसके बाद आर्टिकल आता है 253। 253 में क्या है? 253 ऐसा आर्टिकल है, अगर कोई जैसे देश हमारे पास जापान है, जापान और इंडिया के बीच समझौता होता है कि यूपी में एक प्लांट लगाएंगे, ठीक है, यूपी में एक प्लांट लगेगा, लेकिन यूपी की गवर्नमेंट कहती है नहीं ऐसे विषय में आप कानून नहीं बनाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तुम चुप रहो, मेरे पास आर्टिकल 253 है, इसके तहत हम आपके विषय में यानी स्टेट लिस्ट के विषय में भी कानून बना सकते हैं। यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये बात याद रखना। तो आर्टिकल कौन सा है? 253, याद रखना। कब कैसे लगेगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है तो। इसके बाद आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 254। इसमें क्या है? आर्टिकल 254 में क्या कहा गया है? सुनो, अनुच्छेद 254, 254, आर्टिकल 254। इसमें क्या है? संसद तथा राज्य द्वारा विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के टकराव की स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा। यानी अगर संसद और विधानमंडल में क्या आता है? विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। संसद में क्या आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगर ये दोनों किसी विषय में कानून बना देते हैं और उन कानून में टकराव पैदा होता है, तो आर्टिकल 254 ये कहता है कि उस विषय में संसद का जो कानून होगा वो मान्य होगा। विषय है स्टेट का, समवर्ती सूची के लिए तो फिक्स है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान होगा, लेकिन स्टेट के विषय में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देती है और राज्य सरकार भी बना देती है और दोनों में टकराव पैदा होता है, तो उस विषय में संसद का कानून मान्य होगा। ये बात करता है आर्टिकल 254। इसके बाद आर्टिकल कौन सा आता है? 256। इसमें क्या है? 256 यानी 256 आर्टिकल में क्या है? राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल इस प्रकार करेगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून का उस पर राज्य में पालन किया जाना संभव हो सके। यानी राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार को कानून बनाने का पूरी शक्ति है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वहाँ पे या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कार्यालय है उस पर टैक्स लगा दे या उसको कह दे यहाँ से हटाइए, तो ऐसा कानून जो होगा वो मान नहीं होगा। यानी जहाँ तक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कानून को अप्लाई करने में कोई बाधा पैदा नहीं करता है उस केस तक मान होगा, इसके बाद जो है मान नहीं होगा। जैसे नागरिकता कानून जो है, नागरिकता कानून अगर बना देती है संसद ने बनाया, अब इसके बाद कहता है कोई स्टेट कि हमारे पास जो नागरिक है वो वहीं रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है जो यहाँ से हटा सके इसको, तो उस केस में जो आपका राज्य का कानून बन गया विधानमंडल से, वो इतना पार्ट हट जाएगा कि किसी की हिम्मत नहीं। हिम्मत है किसकी? हिम्मत है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल 256 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, अगर उसके कानून को किसी स्टेट में अप्लाई करने के लिए दिक्कत हो रही है तो वो स्टेट का जो कानून है इतना कानून शून्य हो जाएगा, यानी वो कानून नहीं माना जाएगा वहां तक जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को अप्लाई करने में दिक्कत दे रहा है। अगला क्या है? आर्टिकल है 250। इसमें क्या है? अनुच्छेद 257, 257 में क्या है? केंद्र राज्यों को राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार संसाधनों, रेल मार्गों, रखरखाव आदि के बारे में निर्देश दे सकती है। यानी आर्टिकल 257 ये 257, 257 याद रखना, 257, 257 ये कहता है कि केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो जो स्टेट वहाँ की है उसको जो राष्ट्रीय सैनिक हैं यानी आर्मी की फोर्स है और जो संचार संसाधन है, रेल मार्ग है, इनके रख रखाव को आपको देखना है। तो स्टेट ये नहीं कहेगी कि हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपका मामला है आप देखें, नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको उसकी रख रखाव करना होगा, नहीं तो संसद जो कानून लगाएगी वो मानना होगा उसको। यानी ये अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो आपके पास 300 मतलब जो संसद है उसके पास 356 आर्टिकल दिया गया है, अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो आपके ऊपर क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन। इसके बाद 262, ये अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। अनुच्छेद 262 में ये अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद हेतु संसद का प्रावधान, मतलब संसद जो है प्रावधान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद हेतु संसद प्रावधान कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्टेट जिनके बीच नदी समझौता नहीं हो पा रहा है
तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि 262 के तहत उन दोनों के बीच कोई कानून बना दे, उसको मान्य होगा। दूसरी बात, ये कानून जो बना है ये कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में नहीं जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा कि ऐसा हमारे पास प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत हम आपको कुछ संरक्षण दे सके, यानी दोनों स्टेट को मानना होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देती है तो। इसके बाद आता है अनुच्छेद 263 263। इसमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा, ये याद रखना ये राष्ट्रपति द्वारा है शब्द, राष्ट्रपति द्वारा अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आर्टिकल 263 के तहत संसद द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, तो ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति, यानी आर्टिकल 263 में राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने का प्रावधान दिया गया है। अब इसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है, इसके बाद आर्टिकल आता है 265 265। इसमें क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर लगाया या वसूला नहीं जा सकता, यानी विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर लगाया या वसूला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 265 ये कहता है कि अगर आपको कोई कर लेना है तो आपको एक विधि बनानी होगी, अगर विधि नहीं बनाते तो ऐसा नहीं है कि जब मन हो इतना टैक्स हमको दो, यानी आपको अगर टैक्स लेना है तो आपको एक विधि बनानी होगी। किस आर्टिकल के तहत, 265 के तहत, तो इससे आप वसूल कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है, अनुच्छेद 269 ए। इसमें क्या है, आर्टिकल 269 ए। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी तथा वसूले गए धन को केंद्र और राज्यों को जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आपस में बांट दिया जाएगा। यानी ये आर्टिकल मेरा नया जोड़ा गया है जब जीएसटी कानून आया था, 101वां संविधान संशोधन करके 2017 में अप्लाई हुआ था 1 जुलाई से। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये कहा जा रहा है कि जीएसटी जो लगेगी वो केंद्र सरकार लगाएगी, उसको वसूलेगी भी केंद्र सरकार, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना राज्य के पास होगा कितना केंद्र के पास होगा, तो ये जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसको दोनों को स्वीकार करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल आता है 271। इसमें क्या है, संसद को सरचार्ज लगाने की शक्ति है जो कि जीएसटी के अलावा होगा। इस सरचार्ज में राज्यों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर और दी गई है कि जीएसटी तो लग रही है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहता है तो संसद लगा सकती है, और उससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, किसी भी राज्य को उसको देने के लिए बाध्यता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देख लो जीएसटी के जो टाइप थे, पहला सीजीएसटी था जिसको सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है, सेंट्रल जीएसटी दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा एसजीएसटी था जिसको स्टेट जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी मतलब गुड्स टैक्स सर्विस, गुड्स जीएसटी काउंसिल क्या थी, जीएसटी में स्टेट। ठीक है, इसमें क्या था, ये जो एस है यानी एस फॉर स्टेट, ये जीएसटी जो कलेक्ट होगी इसमें कलेक्शन किसके द्वारा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक आईजीएसटी है, आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, यानी दोनों के बीच। इसको कलेक्ट कौन करेगा, इसको कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसके किसके बीच देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, किसको, स्टेट को भी देगा, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स हो गया, एसजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स हो गया। ठीक, ये सब याद रखना। पहले जीरो टैक्स लगाया जाता था, अब जीरो को हटा दिया गया है, अब केवल 4 स्लैब हैं, एक 5%, 12%, 18% और 10%। ठीक है, 0% जो पहले था वो अब इस समय हट चुका है, तो इसको कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद 5% किसके लिए लग रहा है, ये मास कंजम्पशन आइटम लाइक स्पाइस, मस्टर्ड ऑयल, और इसके बाद 12% ये समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, इसको देखते रहना ना कि अब किस पे कितना लग रहा है, इस चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है ये पढ़ना होगा जीएसटी काउंसिल के विषय में, ये सब नया है। जीएसटी काउंसिल के विषय में क्या है, 101वें संविधान संशोधन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद 279 यानी 279 ए में जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है, जीएसटी काउंसिल को। तो याद रखना जीएसटी काउंसिल संवैधानिक है, ना कि वैधानिक, संवैधानिक है। ठीक है, जीएसटी के तहत संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए संवैधानिक निकाय है, यानी जीएसटी के संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य क्या है, सिफारिश करने के लिए वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय है। यानी इसमें क्या होगा, जो भी कलेक्शन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बात रख सकती है
क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सदस्य हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, तो उन दोनों के लिए बातचीत बनी रहे। ये जो काउंसिल होगी, जो इसके मंत्री होंगे वो केंद्रीय मंत्री होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी इस समय सीतारमन जी। सदस्य कौन होंगे? सभी राज्यों एवं केंद्र शासित कि जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित हैं, क्षेत्र हैं, उनके वित्त मंत्री। ठीक है। केंद्र सरकार के पास कितना है? 1/3 मत कोटा दिया गया है, जबकि जो स्टेट है उनके पास 2/3। अब इसके बाद आर्टिकल देख लो, आपातकाल के प्रावधान, इसके विषय में देख लो। ठीक है। इसमें क्या है? भाग 18, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 360। भाग 18 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स से पूछा गया कि आपातकाल का जो प्रावधान है किस भाग में है, तो भाग 18 में है। अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 360। फिर इसके बाद 252 में कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 256 में संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और 360 में 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। यानी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल का मतलब है कि स्टेट संविधान का पालन नहीं कर रही है। और 360 में वित्तीय आपातकाल। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 2 बार लग चुका, 3 बार। इसके अलावा जो संवैधानिक आपातकाल है या राष्ट्रपति शासन है, इसकी कोई गिनती नहीं है, कितनी बार भी लग चुका है। देखो अनुच्छेद 352 इसमें क्या है? किस आधार पर? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये 3 बातें अगर होती है, युद्ध हो रहा है कहीं से, बाहरी आक्रमण हुआ है या सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो उस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। ठीक है। इसमें पहले क्या था? सशस्त्र विद्रोह की जगह लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शामिल किया गया मोरारजी देसाई की सरकार ने। ठीक है। क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने जो है 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ठीक है। आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी। यानी 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगेगा जब मंत्रिमंडल जो है वो लिखित सिफारिश करता है। इसके अलावा जो पॉइंट है ये याद रखने हैं। संसद द्वारा 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से घोषणा करने का समर्थन करने की आवश्यकता है। अगर संसद क्या करती है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो 1 महीने के अंदर अपने विशेष बहुमत से घोषणा का समर्थन करने की आवश्यकता है। यानी उसकी घोषणा का समर्थन अगर मिलता है विशेष बहुमत से तो मान होगा। एक बार में आपातकाल 6 महीने के लिए जारी रहेगा। इसके बाद फिर इनको जाना होगा, विशेष बहुमत फिर हासिल करना होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघ के पास हो जाएगा। सही बात है। अगर 252 के तहत देखें, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है 252 नहीं 250 के तहत, तो उस केस में क्या है? राज्य सरकार को पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है। वही बात है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो राष्ट्र सूची के विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ के पास पावर चली जाएगी। इसके अलावा देखो, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये बात सही है। केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध निलंबित हो सकते हैं। यानी केंद्र सरकार राज्य को कोई पैसा नहीं देगी, उनके संबंध आपस में खत्म। देना चाहे तो देगी, नहीं देना चाहे तो नहीं देगी। लोकसभा अथवा विधानमंडल के कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए, यानी लोकसभा जो चल रही है और विधानसभा जो वहाँ की है, उनके जो कार्यकाल हैं 1 साल के लिए बढ़ा दिए जाएंगे, 1 साल के लिए विस्तार किया जाएगा। अनुच्छेद 19 के में दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो आर्टिकल 358 के तहत जो बोलने का अधिकार है, यानी अनुच्छेद 19 पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। जबकि जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाए और बाकी अधिकार को, मूल अधिकार जो राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 259 के तहत उसको निलंबित कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति ये चाहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर कि जितने भी मूल अधिकार हैं वो सब खत्म कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन 358 के तहत बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता जो खत्म हो जाती है वो पहले ही 358 के तहत। ठीक है। अब इसके बाद हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 356। इसमें क्या है? यदि राष्ट्रपति को खुद महसूस हो अथवा राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से लगे कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो अनुच्छेद 356 के तहत उस पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। याद रखना, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? अगर वहां का राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगता है कि वहां का
जो तंत्र है, राज्य की स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सही से शासन नहीं कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है कुछ भी, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है राष्ट्रपति। इसके अलावा संवैधानिक आपातकाल की घोषणा में 2 महीने, संवैधानिक आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है, अन्यथा 2 महीने बाद ऐसी घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी अगर क्या है, संवैधानिक आपातकाल यानी 356 के तहत आपातकाल लगा हुआ है, तो संसद को 2 महीने के अंदर क्या अनुमति लेनी होगी, अगर नहीं लेते तो 2 महीने बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, 2-2 महीने करके बढ़ा सकते हैं। संसद की अनुमति मिलने पर संवैधानिक आपातकाल 6 महीने तक लागू रहेगा, फिर उसके बाद 6 महीने में जाए, फिर उसके 6 महीने, ऐसा करते करते मैक्सिमम 3 साल तक। ठीक है, संवैधानिक आपातकाल के दौरान राष्ट्र सूची के विषय तो वैसे भी संघ की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यानी जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राष्ट्र सूची का जो जिस स्टेट पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां का जितना भी कानून है वो सब किस पे चला जाएगा, संघ के पास चला जाएगा। एक बात सुनो, यदि संवैधानिक आपातकाल को 1 वर्ष के बाद आगे बढ़ाना है तो 2 शर्तें हैं। पहली, भारत में कहीं पर युद्ध हो रहा हो, अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में कहीं पर अनुच्छेद 352 लगा होने का मतलब है कि हमारे भारत देश में कहीं पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, उस केस में तो वहां पर ये चालू रहेगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग या स्पष्ट कर दे कि संबंधित राज्य विधानसभा चुनाव कराने में संभव नहीं है। यानी अगर निर्वाचन आयोग कह देता है कि वहां पर हम चुनाव नहीं करा सकते, तब भी राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 360, ये आज तक हमारे देश में लगा नहीं है, न लगे तो ठीक ही रहता है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निलंबन केंद्र को वित्त के संबंध में प्रभावी एवं एक पक्षी सकती है। यानी अगर पैसे की कमी आती है तो उसके लिए आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान है। केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निलंबन हो जाता है, यानी केंद्र सरकार स्टेट को पैसे नहीं देगी, अब केंद्र को वित्त के संबंध में एक ज़्यादा ही पावर मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है केंद्र सरकार, यानी अब हमारे पास स्टार्ट होगा भाग 5। ठीक है, अब इसको देख लो क्या है, संघ की कार्यपालिका। ठीक, भाग 5 में क्या क्या है, इसमें क्या है, संघ की कार्यपालिका यानी जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्या है, भाग 5 है। आर्टिकल कौन से हैं, 352 से 151 तक है। इसके बाद इसमें कौन कौन, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, भारत का महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखक परीक्षक, कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक, ये सब पढ़ने हैं हमको, तो ये अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा। अगला लेक्चर हमारा जब स्टार्ट होगा तो केंद्र सरकार से स्टार्ट होगा, भाग 5 रहेगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।